Let's start the next part of chapter number 11 of ECC F9 and the name of the chapter is Economic Environment for Business. तो गाइस मैंने जैसा कि तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल थ्योरी चैप्टर है और बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडेबल चैप्टर है। इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। और मैंने तुम्हें ये भी बताया था लास्ट वीडियो में कि अब से मैं इस चैप्टर के इस चैप्टर को जो अब की वीडियो में बना रहा हूँ तो आई विल नॉट रीड ईच एंड एवरी लाइन। मैं तुम्हें हर लाइन का मतलब बता दूंगा एंड यू कैन रीड द लाइन एंड यू विल गेट टू नो एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फुली। चलो अब आते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक, इसमें इम्पैक्ट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। तो इम्पैक्ट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, सो मॉनिटरी पॉलिसी में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। एक तो होता है चेंज इन मनी सप्लाई और दूसरा हमने पढ़ा था इंटरेस्ट रेट चेंज करना। सो मॉनिटरी पॉलिसी में टू थिंग्स आर देयर, चेंजेस इन मनी सप्लाई एंड चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट। सो चेंजेस इन मॉनिटरी पॉलिसी विल इन्फ्लुएंस द फॉलोइंग फैक्टर्स, के कौन कौन से फैक्टर्स को वो इन्फ्लुएंस करती है। तो सबसे पहला फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। अब देखो, जैसे अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए, जैसे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए या मनी सप्लाई मार्केट से वो कम करना चाहते हैं क्योंकि मनी बहुत ज़्यादा होती जा रही है मार्केट में, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए वो मनी सप्लाई कम करना चाहते हैं मार्केट से या वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहते हैं। उससे फाइनेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा, फाइनेंस मतलब क्रेडिट मतलब लोन, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पीपल विल टेंड टू टेक लेसर लोन क्योंकि वो कहेंगे कि फाइनेंस क्या कहते हैं हमारा अब जैसे हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ने वाला है, मनी सप्लाई कम होने वाला है, तो उससे क्या होगा, हमारे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, लोन महंगा हो जाएगा। ठीक है, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो पीपल विल टेंड टू स्पेंड लेस, लोग कम खर्चा करेंगे, दैट मीन्स वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। सो इट मीन्स के डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, डिमांड कम होने वाली है। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि जो भी बिजनेसेस हैं जिनको लोन चाहिए, जैसे ये बिजनेसमैन है या ये बिजनेसमैन तुम्हें हायर किया हुआ है एज फाइनेंशियल मैनेजर, तुम्हें लोन चाहिए, यू वांट टू एक्सपैंड योर बिजनेस, तुम करना चाहते हो। अभी ये सिचुएशन नहीं आई है, बट एज अ फाइनेंशियल मैनेजर तुमने जब मार्केट कंडीशन देखी, तुमने मैक्रो इन्वायरमेंट देखा, तुम्हें पता चला कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स जब तुमने पढ़ी और देखा, तुम्हें पता चला कि आगे जाके देयर इज अ सिचुएशन कि हो सकता है इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और मनी सप्लाई मार्केट से कम हो जाए क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। व्हाट विल हैपन इन दैट केस, तुम या तो क्या करोगे कि ग्रोथ को अभी के लिए पॉज कर दोगे कि अभी हम ग्रोथ नहीं करते क्योंकि अगर हम ग्रो करेंगे भी तो हमारी इतनी सेल्स होगी नहीं और हमारा लॉस हो जाएगा। या फिर अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट ऐसे है कि वो बिक ही जाएगा, कोई इशू नहीं है, बट स्टिल यू कैन नॉट वेट टू टेक लोन कि आगे जाके लोन हम ले लेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उस समय इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो या तो तुम अपनी ग्रोथ ही रोक दोगे और व्हाट यू विल डू, यू विल ट्राई कि तुम अभी ही लोन ले लो फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लोन लेने की बजाय यू टेक अ लॉन्ग टर्म लोन कि जिसका फिक्स इंटरेस्ट रेट हो, जो तुम्हारा वो पीरियड सारा निकाल दे कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ भी गया डजंट मैटर, मेरा तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, द थ्रेट ऑफ सच रिस्ट्रिक्शन इन द फ्यूचर विल इन्फ्लुएंस फाइनेंशियल डिसीजन बाय कंपनीज मेकिंग देम मोर लाइकली टू सीक लॉन्ग टर्म स्टेबल फाइनेंस प्रोजेक्ट, कि वो पैसे वहीं पे लगाएंगे जो स्टेबल हैं, वो किसी नई जगह पे किसी रिस्की बिजनेसेस में काम नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उनको पता है कि फाइनेंस कम मिलेगा, लोग कम लोन लेंगे, बिजनेसेस कम चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इज लाइक अ इंटरेस्ट रेट या फिर रेजिंग द वैल्यू ऑफ मनी। सो अगर हम मनी की वैल्यू कम कर देंगे तो उससे क्या होगा, या फिर अगर हम इंटरेस्ट रेट अपने बढ़ा देंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होगा, शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रिटर्न रेट, सो यूजलेस कंपनी कैन इंक्रीज देयर रिटर्न, सो अनलेस कंपनी रिटेन देयर शेयर प्राइसेस विल फॉल एज इंटरेस्ट रेट राइज। मतलब अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तुमने देखा होगा जैसे अभी यूएस में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो मार्केट बहुत फॉल कर रही है। उसका रीज़न क्या है, एक तो वही कि उनको मल्टीपल फैक्टर्स, एक तो उनको लोन नहीं मिलेगा, ठीक है, जो उन्होंने लोन लिए हुए हैं उस पर उनको इंटरेस्ट अब हाई पे करना पड़ेगा तो उनका एक एक्सपेंस बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएंगे, दैट्स वाई उनके शेयर की वैल्यू कम हो रही है। तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है कि शेयर होल्डर कौन होता है, शेयर होल्डर आर ओनर ऑफ द कंपनी। तो शेयर होल्डर, और एक मैं बात करता हूँ लेट्स से इन्वेस्टर की, इन्वेस्टर हु वांट टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी। पहले मार्केट में जैसे बैंक्स में अगर वो पैसे जमा कराता था तो बैंक में जो इंटरेस्ट रेट था वो मिलता था 8%। बैंक में कितना इंटरेस्ट मिलता था उसको, 8%। तो वो क्या प्रेफर करेगा कि अगर मुझे कोई भी 9% से ज़्यादा
मुझे कोई भी बिजनेस कमा के दे देगा, 1% का रिस्क फैक्टर लेके चलते हैं कि मुझे 9% से ज़्यादा कोई भी बिजनेस अगर कमा के दे देगा तो आई विल इन्वेस्ट इन दैट बिजनेस, क्योंकि बैंक रेट से ज़्यादा है, ठीक है ना। अब बिजनेसेस तो नॉर्मली 9-10% कमा रहे होंगे, अब पीछे से अगर इंटरेस्ट रेट 8% बढ़ के 10% हो गया, देन व्हाट विल हैपन कि ये जो बिजनेसेस हैं जो 9-10% कमा रहे हैं, पहले इन्वेस्टर यूज टू इन्वेस्ट मनी क्योंकि वो बैंक इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा था, लेकिन अब वो क्या करें, अब तो उनका इंटरेस्ट रेट से कम रिटर्न है, तो इन्वेस्टर उस बिज़नेस में पैसे नहीं लगाएंगे। अब इन्वेस्टर उसमें पैसे नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, इसके जो शेयर प्राइस है वो फॉल कर जाएगा, क्योंकि बायर ही नहीं है। कोई भी इन्वेस्टर इस कंपनी का शेयर नहीं लेना चाहती, क्यों? क्योंकि जितना रिटर्न ये दे रहा है उससे ज़्यादा तो बैंक से रिटर्न मिल रहा है, तो इससे बेटर तो है हम बैंक में पैसे लगाते हैं, तो इसके शेयर प्राइस फॉल हो जाएंगे। वही चीज़ लिखी हुई है। सो ऑल्सो एन इंक्रीज इन लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, के शेयर होल्डर को जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए वो बढ़ जाएगा। सो अनलेस कंपनी कैन इंक्रीज देयर रिटर्न, अगर कंपनी अपनी रिटर्न नहीं बढ़ा सकती, देयर शेयर प्राइस विल फॉल। दस in the times of tight money and high interest rate, organizations are less likely to borrow money and will probably contract rather than expand operation। कि अगर टाइट मनी चल रही है, मतलब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, टाइट मनी मतलब लोगों को कम पैसे मिल रहे हैं, मार्केट से मनी सप्लाई कम हो गई है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इन दैट केस बिजनेसेस टेंड टू प्रॉबेबली कॉन्ट्रैक्ट देयर बिजनेस, कि अपना बिजनेस कम करो और अपने एक्सपेंशन वगैरह मत करो, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट इज लेवल ऑफ कंज्यूमर डिमांड। सो कंज्यूमर की डिमांड में कितना फर्क पड़ता है, एक बार इसको पढ़ते हैं। सो पीरियड ऑफ इन द पीरियड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड हाई इंटरेस्ट रेट इट रिड्यूसेस कंज्यूमर डिमांड। क्यों? जब कंज्यूमर को पता है कि इंटरेस्ट रेट बैंक का ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, और बिजनेसेस टाइट है, टाइट बिजनेसेस होंगे मतलब डिमांड कम हो रही है। डिमांड कैसे कम हो रही है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। तो हो सकता है कंपनी जब इंटरेस्ट रेट चीज़ का बढ़े, इनको इंटरेस्ट एक्सपेंस ज़्यादा करना पड़े, तो कंपनी अपने प्राइसेस भी बढ़ाए, प्राइसेस भी जब वो बढ़ाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर बिजनेस को इंटरेस्ट रेट 2% से ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो हो सकता है वो अपने प्राइस, जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस भी 1.52% बढ़ाए ना, क्यों? वो अपनी लॉस में थोड़ी चीज़ बेचेगी। अब चीज़ों का अगर प्राइस बढ़ेगा तो उस केस में क्या होगा, लोग खरीदेंगे नहीं। अब लोग नहीं खरीदेंगे, अगेन बिजनेसेस विल थिंक कि हमारे तो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, तो उनको अपने प्राइसेस कम करने पड़ेंगे, कॉस्टिंग कम करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली प्राइस विल फॉल। तुम सोचोगे कि सर आपने तो कहा था कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन कम होती है, आप तो यहाँ बता रहे हो इन्फ्लेशन बढ़ती है। नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कंपनी अगर ऐसे काम करेगी तो उससे क्या होगा, डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है। और दूसरा रीज़न क्या है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो जो कंज्यूमर है वो बैंक में ज़्यादा पैसे जमा कराएगा रादर देन खर्चने के, कि उसको पता है कि कंज्यूमर को कि मेरे को बैंक से अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है तो मैं बैंक में पैसे जमा कराता हूँ, तो ही विल टेंड टू सेव मोर रादर देन टू स्पेंड मोर। उससे भी क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी और उससे हमारी इन्फ्लेशन जो है इट विल रिड्यूस। तो पीरियड इन क्रेडिट कंट्रोल एंड हाई इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कंज्यूमर डिमांड, इंडिविजुअल फाइंड इट मोर डिफिकल्ट and more expensive to borrow fund consumption while saving becomes more attractive। जैसे मैंने बताया था, the lowering of demand of goods and services is another reason for organization to have contract operations। कि डिमांड कम हो रही है इसीलिए जो बिजनेसेस हैं वो अपने बहुत सारे यूनिट्स को बंद कर देते हैं या उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब आता है लेवल ऑफ एक्सचेंज रेट्स, कि मॉनिटरी पॉलिसी का एक्सचेंज रेट्स में क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक बार इसको पढ़ते हैं। देखो अब इंटरेस्ट रेट, अब एक्सचेंज, अब अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी में, मैं तुम्हें इंटरेस्ट रेट की बात करता हूँ अभी, अगर हम इंटरेस्ट रेट अपना इंक्रीज़ करते हैं, ये ध्यान से सुनना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है समझने के लिए और बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ अपनी कंट्री का इंटरेस्ट रेट, लेट्स से कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अपनी कंट्री का फाइनेंस संभालने की, तो मैं अगर अपनी कंट्री का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करता हूँ, उससे क्या होगा, उससे मेरी कंट्री की जो एक्सचेंज वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। मेरी कंट्री का एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। बेसिकली अगर मैं रुपी की बात करूं, अगर मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाऊंगा तो रुपी की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब तुम बोलोगे कि सर ऐसा क्यों है, अगर मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाऊंगा तो रुपी की वैल्यू क्यों इंक्रीज़ हो जाएगी, ऐसा क्यों होता है? तो गाइस देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, हर चीज़ के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वन ऑफ द फैक्टर इज़, अगर मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना, अगर मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाऊंगा देन व्हाट विल हैपन कि मेरी जो इंडिया है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर कोई इंडिया में पैसे जमा कराएगा ही विल गेट गुड रिटर्न। तो बाहर से फॉरेन से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी कि भैया इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया में अच्छा रिटर्न आ रहा है, ठीक है ना। जैसे हमने पढ़ा है
कि जो शेयर होल्डर है वो टेंड करेंगे या तो बिजनेसेस को जो अच्छा रिटर्न दें या फिर वो बैंक में जमा कराएं। दैट मीन्स जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बिजनेसेस को भी अपने रिटर्न बढ़ाने पड़ेंगे सर्वाइव करने के लिए। तो बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स आ जाएंगे इंडिया में कि आप हमारे पैसे में इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि अच्छा रिटर्न आ रहा है। अब जब फॉरेन लोग इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे दैट मीन्स इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी, दैट मीन्स एक्सचेंज रेट विल इंक्रीज। तभी तो आजकल यूएस डॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेटिंग हाई हो चुका है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा चुके हैं कि लोग वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन कम हो रही है और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, दैट मीन्स रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं। दैट्स वाई जितने भी इन्वेस्टर्स से दे आर टेंडिंग टू इन्वेस्ट मनी इन द यूएस और यूएस डॉलर की रेट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। दूसरा रीज़न क्या होता है इसका? देखो ये भी एक रीज़न है, इट्स लाइक अ इनडायरेक्ट रीज़न बट इट इज़ रीज़न। जैसे मान लो इंडिया में हम कोई एक चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है, ठीक है, ये इन्फ्लेशन की वजह से ये चीज़ एक्सपोर्ट होती थी, इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है और हम इसको एक्सपोर्ट भी करते थे। एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल समझने के लिए, कोई प्रैक्टिकल नहीं, समझने के लिए। जैसे एप्पल, नॉट फोन, एप्पल सेब खाने वाला। तो एप्पल इंडिया में बन के बाहर एक्सपोर्ट होते थे, ठीक है, बहुत सारे एक्सपोर्ट्स होते थे। तो लेट्स गिव एन एग्जाम्पल कि एप्पल 1 kg एप्पल जो थे पहले 100 रुपीज़ तक के सेल होने शुरू हो गए थे। क्यों? क्योंकि एप्पल इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इन्फ्लेशन बढ़ रही, हर चीज़ के रेट बढ़ेंगे, तो एप्पल और चीज़ वालों ने भी अपने रेट बढ़ा दिए, हर चीज़ बढ़ गई। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो क्या हो गया? मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी, मनी सप्लाई कम हो गया, दैट मीन्स डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो एप्पल का रेट अब कितना हो गया? 100 की जगह लेट्स से 80। अब जब एप्पल का रेट कम हुआ तो जो फॉरेनर्स हैं, जहाँ जो एप्पल इंपोर्ट करते थे, अब वो क्या कहेंगे? भाई एप्पल का रेट कम हो गया और ज़्यादा इंपोर्ट करो, एप्पल सस्ता मिल रहा है अब इंडिया से और ज़्यादा इंपोर्ट करो। तो दैट मीन्स अगेन इन दिस सिनारियो दे विल टेंड टू परचेज मोर एप्पल, दैट मीन्स दे विल टेंड टू परचेज मोर इंडियन करेंसी। उनको इंडियन करेंसी में, उनको फॉरेन करेंसी इंडिया में देनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, तो इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी अगेन, एंड इन दैट केस ऑल्सो एक्सचेंज रेट विल राइज। तो तुम्हें जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि वेन एवर इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज, एक्सचेंज रेट ऑफ दैट कंट्री ऑल्सो इंक्रीजेज। तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तुम कहीं से भी घुमा फिरा के जाओ ना, चीज़ यहाँ पे पहुँच जाएगी, ठीक है। तो मैंने तुम्हें 2 एग्जाम्पल्स दे दिए, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट इज लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि मॉनिटरी पॉलिसी जो होती है दैट इम्पैक्ट्स द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। अगर हमारे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है देन व्हाट गवर्नमेंट डू? गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से, जैसे मैंने बताया था, इन्फ्लेशन कम हो जाती है, ठीक है। अब इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन बिजनेस कैश फ्लो एंड प्रॉफिट, के इन्फ्लेशन का बिजनेस कैश फ्लो एंड प्रॉफिट में क्या फ़र्क पड़ता है? अब देखो गाइस, अब आता है इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन ऑन बिजनेस कैश फ्लो एंड प्रॉफिट। सो गाइस, अब इन्फ्लेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत ही छोटी सी चीज़, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं, कि इन्फ्लेशन किस टाइप की होती है और उससे हमारे बिजनेस के कैश फ्लो और प्रॉफिट में क्या फ़र्क पड़ता है। सो देर आर 2 टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। फर्स्ट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड सेकेंड इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी एंड सप्लाई कम थी, जिस वजह से हमने उसके प्राइसेस बढ़ा दिए। कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम है, तो अगर कंपनी उसके प्राइसेस बढ़ा भी दे तब भी लोग लेंगे, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है ना। वो वहाँ तक प्राइस बढ़ेगी जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई मैच नहीं कर जाती, तब तक वो बढ़ाती रहेगी प्राइस, और प्राइस बढ़ा के क्या होगा? कंपनी खूब सारे प्रॉफिट्स कमाएगी। तो अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, इट मीन्स कि डिमांड ज़्यादा होने की वजह से कंपनी ने प्राइसेस बढ़ाए हैं, दैट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एंड सेकेंड इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होती है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज कि जब हमारी कंपनी के जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो हम सामान लेते हैं वो कॉस्टली होता जा रहा है, हमारी जो लेबर कॉस्ट है वो कॉस्टली होती जा रही है। तो जब ये सारे फैक्टर्स कॉस्टली होते हैं, इस वजह से हमें अपना प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि चीज़ें महंगी हो रही है, सारी चीज़ें महंगी हो रही है, लेबर कॉस्ट भी महंगी हो रही है। लेबर कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो ज़्यादा रेट चाहिए वरना दूसरी कंपनी को में जॉब मिल जाएगी, ठीक है ना। इतनी ज़्यादा इकोनॉमी, जो हम कहते हैं ना कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज हमने पढ़ा था। तो अगर सारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो रहे हैं तो कोई सस्ते में क्यों काम करेगा? लेबर बोलेगा कि मेरे को एक दिन के 1000 रुपये चाहिए, हम बोले भाई 1000 तो बहुत ज़्यादा है, हम तो 600 देंगे। वो बोलेगा ठीक है भैया, मैं काम नहीं करता, मैं किसी और के पास करता हूँ, बहुत सारी कंपनीज हैं, इतनी तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, कहीं भी मुझे ऐसा रेट मिल जाएगा।
देन व्हाट विल हैपन, ये चीज़ें होंगी, तो लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखो, अब इसका एक एग्जांपल क्या है, अगर कंपनी फुल एम्प्लॉयमेंट करेगी, हर बंदे को जॉब मिली हुई है, तो वो अपने हिसाब से रेट मांग सकता है क्योंकि हर बंदे को जॉब मिली हुई है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो लेबर पहले 1000 पे लेती थी वो हो सकता है 300 में भी काम कर लेके, कुछ तो आएगा, मार्केट में जॉब्स ही नहीं है भाई, 200-300 कुछ तो मिले, कम से कम हाथ पर चलते रहेंगे, पैसे तो आएंगे। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं गवर्नमेंट के पास, तो लेबर कॉस्ट कम होगी तो चीज़ें भी सस्ती होती रहेंगी, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है उनको, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ गवर्नमेंट बहुत ईजीली फुलफिल कर लेती है, ठीक है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जस्ट बिकॉज हमारा जो रॉ मटेरियल या लेबर कॉस्ट है, जो हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स की कॉस्ट वो महंगी होती जा रही है, इंपोर्ट महंगा होता जा रहा है, मशीन कॉस्ट होती जा रही है बाहर से, सो उसकी वजह से हमने प्रोडक्ट का प्राइस राइज किया है। सो दीज आर 2 टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। अब यहाँ जो इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, अब अगर इससे हम पढ़ें, समझने वाले को क्या समझ आएगा कि जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है कि हायर डिमांड की वजह से हमने प्राइसेस बढ़ा दिए, उससे क्या होगा, उससे हमारे कैश फ्लो बढ़ जाएंगे। हम तो ये सोचेंगे ना, उससे तो कैश फ्लो बढ़ जाएगा क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी, हमने प्राइस ज़्यादा बढ़ा दी, ठीक है ना, और उससे प्रॉफिट भी बढ़ जाएंगे। और जो एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, उससे नॉर्मली ये दोनों चीज़ें कम होंगी। क्यों, जितने अगर मान लो रॉ मटेरियल और लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो हम उतना प्राइस तो बढ़ा नहीं सकते, हो सकता है प्राइस इतना ज़्यादा हम ना बढ़ा सके, तो हमें हो सकता है अपने प्रॉफिट्स कम करने पड़े अगर मार्केट में सर्वाइव करना है, दैट कैन बी देयर। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को देख के हमें यही लगता है कि यहाँ पे हमें नहीं लगता कि कैश फ्लो और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन डिमांड पुल इन्फ्लेशन को देख के हम ये समझ सकते हैं, जो हमें लग रहा है अभी, जो लग रहा है एज ए ले मैन, कि हाँ यार डिमांड पुल इन्फ्लेशन में तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मे इन एनी केस वर्क थ्रू कॉस्ट, दिस स्पेशली इज ट्रू इफ कंपनीज आर यूजिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी विच प्राइस डिटर्मिनेशन कंपनी ऑफ। देखो बेसिकली क्या है, इन्होंने एक चीज़ बताई है, वन वुड एक्सपेक्ट दैट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ऑन द कंपनी प्रॉफिट और कैश फ्लो वुड ऑलवेज बी नेगेटिव, जैसा हमने पढ़ा है, बट दैट डिमांड पुल इन्फ्लेशन से रेट बढ़ेगा। However, even demand pull inflation may have negative impact on profit and cash flow. कैसे? Excess demand of goods leads to companies to expand output. अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो हम कहेंगे, हम रेट तो महंगे कर रहे हैं, हम और कोशिश करेंगे और ज़्यादा बनाने की, कि नहीं अगर यार डिमांड इतनी ज़्यादा है और प्रोडक्ट बनाओ, है ना, तो और बिजनेस एक्सपैंड करो, पैसे आ रहे हैं, अगर हमें डबल पैसे मिल रहे हैं, कैश फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये थोड़ी हम रुक जाएंगे, डिमांड है तो हम और चीज़ और ज़्यादा बनाएंगे और एक्स्ट्रा बनाएंगे, तो वो अभी नहीं लेकिन लॉन्ग रन में हमें इफेक्ट कर सकती है। दिस लीड्स टू एक्सेस डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन स्पेशली लेबर, सो कॉस्ट राइज। So guys, this leads to excess demand for factor of production especially labor, so cost, एंड बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रॉ मटेरियल लेबर बढ़ जाता है, तो व्हाट विल हैपन कि हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती है। जब कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती है, देन कंपनी पास द इंक्रीज कॉस्ट एट अ हायर प्राइस टू द कस्टमर, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन्फ्लेशन विल रिड्यूस प्रॉफिट्स, कैश फ्लो, स्पेशली इन द लॉन्ग रन। तो अगर इन्फ्लेशन होती है तो बेसिकली इवन इफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, इट कैन ऑल्सो इंक्रीज या इट कैन ऑल्सो डिक्रीज द कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस। होगा क्या, ऐसा क्यों, तुम कहोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है। देखो इन दिस केस ऑल्सो जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, चाहे डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, तो गवर्नमेंट विल टेक सम स्टेप्स। जब गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी तो कस्टमर स्पेंडिंग करेंगी नहीं। अब कस्टमर स्पेंडिंग नहीं होगी तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इतने सारे पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं बिजनेस के अंदर, तो उनको और ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे, तो फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी और उनका कैश फ्लो जो है और प्रॉफिट कम हो जाएंगे। सो लॉन्ग रन की बात करें, इट्स नॉट शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में दे माइट गेट बेनिफिट, बट इन लॉन्ग रन दे माइट नॉट। अब नेक्स्ट आता है गाइस हमारा फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी बेसिकली क्या होता है गाइस, फिस्कल पॉलिसी यू कैन से, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हमने पढ़ा था कि मार्केट में मनी का सप्लाई, तो फिस्कल पॉलिसी मीन्स गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सो दैट इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी इज द मैनिपुलेशन of the government budget in order to influence level of aggregate demand and therefore the level of activity in the economy. तो मैनिपुलेशन इन गवर्नमेंट बजट, जिससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड ओवरऑल फॉल करेगी। जैसे हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा था एग्जाम्पल कि अगर हम इंटरेस्ट रेट कम कर दें तो डिमांड में क्या फ़र्क पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें तो डिमांड में क्या फ़र्क पड़ेगा। अब ये तो था मॉनेटरी पॉलिसी कि अगर हम मनी से छेड़छाड़ करें। अगर हम टैक्सेशन से छेड़छाड़ करते हैं,
लेट्स से मैंने टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। अब जब टैक्स बढ़ा दिए तो क्या होगा, एक तो कंपनीज का लॉस होगा, इंडिविजुअल के पास सेविंग कम बचेगी तो वो खर्चा कम करेंगे। सो इस तरीके से भी मैं एग्रीगेट डिमांड के अंदर चेंजेस कर सकता हूँ बाय यूजिंग दी फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या आता है, एक तो आता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग मीन्स कि गवर्नमेंट पैसा खर्च रही है, गवर्नमेंट इज गिविंग मनी। सेकेंड इज टैक्सेशन एंड थर्ड इज गवर्नमेंट बोरोइंग, कि गवर्नमेंट बोरो कर रही है मार्केट से पैसा, विच आर लिंक्ड एज फॉलोज। पब्लिक एक्सपेंडिचर टोटल क्या होगा, जितने टैक्सेस बढ़े प्लस गवर्नमेंट बोरोइंग प्लस सन्ड्री इनकम। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट की इनकम क्या क्या होगी, कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स आया प्लस गवर्नमेंट ने कितने पैसे रेज करे प्लस सन्ड्री अदर इनकम जो गवर्नमेंट की होगी। सो दीज ऑल विल बी पब्लिक एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट इनकम। सो गवर्नमेंट और एक होता है पब्लिक। सो पब्लिक का खर्चा जो पब्लिक गवर्नमेंट को देती है, पब्लिक का एक्सपेंडिचर होगा और गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगी, इनकम। अब फिस्कल पॉलिसी में गाइस जो सबसे पहला टॉपिक आता है दैट इज बैलेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब उसमें क्या होता है, देखो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का जो खर्चा है, खर्चा मतलब कि गवर्नमेंट जो खर्चे करे, जैसे नेशनल हाईवेज, डेवलपमेंट ऑफ सच सेक्टर्स, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑल्सो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। तो गवर्नमेंट का खर्चा अगर ज़्यादा है गवर्नमेंट की इनकम से, देन व्हाट विल हैपन, कि गवर्नमेंट पैसे तो कमा नहीं रही है लेकिन गवर्नमेंट खर्चा बहुत ज़्यादा कर रही है, दो इट विल बी कॉल्ड एज अ डेफिसिट, कि गवर्नमेंट खर्चा बहुत ज़्यादा कर रही है लेकिन गवर्नमेंट कमा नहीं रही। सेकेंड आता है सरप्लस। सरप्लस इज़ वेयर एक्सपेंडिचर इज़ लेस दैन इनकम, कि गवर्नमेंट की जो इनकम है, रिसीट्स है, गवर्नमेंट की मैं इनकम नहीं बोल सकता तो कमाई थोड़ी है, तो गवर्नमेंट की जो रिसीट्स हैं उससे ज़्यादा उनके एक्सपेंडिचर हैं, सो दैट विल बी अ सरप्लस। हमें बनाना होता है इनके बीच में एक ट्रेड ऑफ, दैट मीन्स इनका एक बैलेंस बनाना होता है, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, इसको पढ़ लेना, यहाँ से वही एक्सप्लेन किया हुआ है। अ बैलेंस बजट टोटल एक्सपेंडिचर इज मैच विद द टोटल टैक्सेशन इनकम। डेफिसिट बजट क्या होता है, जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। सरप्लस क्या होता है, जब इनकम ज़्यादा होती है। देन आता है टैक्सेशन। अब बाय ऑब्वियस मीन्स बाय विच पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी फाइनेंस इज बाय टैक्सेशन, कि गवर्नमेंट रिसीव सम ऑफ द इनकम। अभी सबको पता है कि टैक्सेशन क्या होती है, कि जो भी इंडिविजुअल कोई भी पैसे कमाता है, इफ़ एनी वन अर्न्स मनी ही हैज़ टू पे सम टैक्स ऑन द गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। सो देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्सेस, वन इज डायरेक्ट टैक्स, अदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्सेस जो डायरेक्टली हमारी इनकम पे लगता है, अगर हम कोई भी इनकम कर रहे हैं उस पर टैक्स लगता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। जैसे मैं सैलरी अर्न कर रहा हूँ, बिजनेस में प्रॉफिट्स आ रहे हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अगर मैं कोई एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ तो एक्सपेंडिचर पे भी मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ रहा है। जैसे मैं कोई कार परचेज कर रहा हूँ तो कार के ऊपर मेरा जीएसटी लगता है। सो कार लेट्स से है 10 लाख की और जीएसटी है लेट्स से 18%, तो 18% ऑफ 10 लाख इज़ 1,80,000, तो मुझे जो कार पड़ेगी वो पड़ेगी 11,80,000 की। सो दैट मीन्स मुझे जो कार के लिए पैसे देने पड़ेंगे वो देने पड़ेंगे 11,80,000, in which 10 lakh was the car of cost and 1,80,000 is the tax that I am paying to the government. So indirect taxes मतलब वो एक्सपेंडिचर के ऊपर टैक्स पे करना। तो याद रखना, डायरेक्ट टैक्स मीन्स जो हम इनकम पे टैक्स पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हम एक्सपेंडिचर पे टैक्स पे करते हैं। तो इन द यूके इट इज़ कॉल्ड वैट, इंडिया में जैसे ये जीएसटी है, ठीक है, जीएसटी, सर्विस टैक्स, ये सब वो सब, तो जीएसटी बन गया सारा। अब नेक्स्ट पार्ट इज इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव टैक्सेशन। अगर टैक्सेशन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है, बहुत ज़्यादा टैक्स चार्ज कर रही है गवर्नमेंट, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। सो पॉइंट इज टैक्सेशन कैन रेज मनी, टैक्सेशन कैन रेज मनी, मतलब टैक्स से गवर्नमेंट का इनफ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर गवर्नमेंट टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। हाउएवर एक्सेसिव टैक्सेशन मे हैव अनडिज़ायरेबल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, दोज मोस्ट फ्रीक्वेंट साइटेड आर एज फॉलोज। पहला, पर्सनल डिसइंसेंटिव्स टू वर्क एंड एफर्ट, दिस मे बी रिलेटेड टू मेनली इन फॉर्म ऑफ टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि जो बंदा है वो कहेगा मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ और 1 लाख रुपए कमा के मुझे 50% तो टैक्स ही पे करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, तो क्या ही कमाई की मैंने, 50,000 तो पूरा टैक्स चला गया, जेब में आए 50,000, उसमें घर भी नहीं चलता, तो क्या फ़ायदा 1 लाख कमा के। तो वहाँ पे जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, दैट विल नॉट बी हैप्पी, और बहुत सारे बंदे हो सकता है जॉब ही छोड़ दें या इंडिया ही छोड़ दें या देश ही छोड़ दें अपना,
ठीक है, कि यार क्या फ़ायदा ये ऐसे पैसे कमा के, या फिर वो उल्टे तरीके सोचें टैक्स बचाने के घपले करके इनकम कम दिखाओ, तो ऐसे फ्रॉड्स हो सकते हैं अगर टैक्सेशन बहुत ज़्यादा हाई है. Second, discouragement to business, especially the disincentive to invest and engage in research and development, which results from high business taxation. मतलब क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल अपना नया बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करेगा, वो कहेगा क्या फ़ायदा बिजनेस स्टार्ट करके, इतना तो टैक्स पे करना पड़ रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इतना खर्चा करना पड़ता है, नया प्रोडक्ट ढूंढने के लिए क्या बनाना है, उस पर इंडायरेक्ट टैक्स पे करो, उस पर वो पे करो, ये सब वो सब. तो उससे क्या होगा, बिजनेसेस विल टेंड टू एक्सपैंड लेस एंड कॉन्ट्रैक्ट मोर, कि कोई फ़ायदा नहीं बिजनेस करके, सारा तो टैक्स ही चला जाता है. थर्ड इज डिसइंसेंटिव टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट. मल्टीनेशनल फर्म मे बी डिसुएडेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन इकोनॉमीज वेयर हाई टैक्सेस रिजीम्स. मतलब अगर किसी फॉरेनर ने इंडिया में पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, ठीक है, और इंडिया ने अपना टैक्स रेट जो है वो 50% कर दिया, देन व्हाट विल हैपन. वो क्या बोलेगा, भाई इंडिया में पैसे जमा करके कोई फ़ायदा नहीं है, 50% तो टैक्स ही लग जाता है. जैसे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं विच आर कॉल्ड टैक्स हेवन, जहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगता. आई थिंक दुबई में इनकम टैक्स नहीं है, दुबई में वैट है, दुबई में इनकम टैक्स नहीं है. सिंगापुर इज़ अ कंट्री जहाँ पे कोई टैक्सेशन नहीं है, इनकम टैक्स वहाँ पे नहीं है. तो पीपल टेंड टू गिव देयर मनी या इन्वेस्ट मनी इन दोज एरियाज जहाँ पे टैक्स ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर रिटर्न 10% है तो पूरा कमाएंगे. लेकिन अगर उस फॉरनर ने इंडिया में पैसे लगाए और उसने लेट से 10 लाख रुपीज़ कमाए, उसको पता है 10 लाख में से 5 लाख तो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दूंगा. मेरे पास तो 5 बुक्स में देखने को मेरे पास 10% रिटर्न है, बट जेब में तो 5% ही आ रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करके. सो रिडक्शन इन टैक्स रेवेन्यू मे अकर इफ टैक्स पेयर आर डिसुएडेड फ्रॉम अंडरटेकिंग एक्स्ट्रा इनकम जनरेटेड वर्क एंड आर एनकरेज टू सीक टैक्स अवॉइडेंस स्कीम्स. तो इन दैट केस गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लोग उल्टे काम करेंगे, दे ट्राई टू फाइंड आउट नेगेटिव वेज टू सेव देयर टैक्सेस, या फिर वो अपनी इनकम ही शो नहीं करेंगे, या वो काम करना ही बंद कर देंगे, तो गवर्नमेंट का तो एक तरह से लॉस ही है. तो इन दैट केस गवर्नमेंट माइट रिड्यूस टैक्स, ताकि बंदा और मेहनत करे और गवर्नमेंट को पूरी इनकम डिस्क्लोज करे. ठीक है. सो इफ द टैक्स रेट exceeds a certain level, the total revenue falls. It should be noted that these disincentive effects, with apparently clear in principle, are difficult to identify in the real world, hence the impact is uncertain. तो अगर हम टैक्स रेट बढ़ाते हैं उसका मतलब ये नहीं है, टैक्स रेट बढ़ाते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि रेवेन्यू बढ़ेगा गवर्नमेंट का, नहीं, रेवेन्यू कम हो जाएगा क्योंकि लोग टैक्स ही नहीं पे करना चाहेंगे. तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का नुकसान होता है टैक्स बढ़ा के. हम सोचे गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, गवर्नमेंट ने तो बहुत पैसे कमा लिए, ऐसा नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट बोरिंग. सो गवर्नमेंट बोरिंग इज सो गवर्नमेंट बोरिंग बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट कैन रेज मनी फ्रॉम पब्लिक. गवर्नमेंट पब्लिक से मनी रेज कर सकती है. बेसिकली ये है पब्लिक और ये है गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट को अगर पैसे चाहिए, सो दे कैन टेक मनी फ्रॉम पब्लिक. ठीक है. या फिर जो बैंक्स होते हैं जहाँ पे लोग अपने पैसे जमा करते हैं, वहाँ से वो पैसे बोरिंग ले सकते हैं. जैसे गवर्नमेंट ने कुछ अपने बॉन्ड्स निकाले, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स वगैरह, गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए कुछ डेट फंड निकाले कि आप हमारे पास पैसे जमा कराओ. हालांकि इट वुड बी अ सेफेस्ट सोर्स फॉर एवरीवन, तो वो अच्छे से पैसे अपने जमा कराएंगे. तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, सो गवर्नमेंट के पास पैसे आ जाएंगे और मार्केट से मनी फ्लो कम हो जाएगा, मार्केट मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे आ चुके हैं. तो गवर्नमेंट को जब मार्केट में मनी फ्लो कम करना होता है, दे टेंड टू बोरो मनी फ्रॉम पब्लिक. ठीक है. बस यही है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है. इससे ज़्यादा हमें गवर्नमेंट बोरिंग के बारे में नहीं पढ़ना, नॉट रिक्वायर्ड. अब नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम्स इन फिस्कल पॉलिसी की. जो ये फिस्कल पॉलिसी है, टैक्सेशन, गवर्नमेंट बोरिंग, इसमें प्रॉब्लम क्या है. सो गाइज,
तो जो ये फिस्कल पॉलिसी है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है. सो वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज़ क्राउडिंग आउट. अब क्राउडिंग आउट क्या होता है, ध्यान से सुनना. ये है पब्लिक, ठीक है, पब्लिक एंड इन्वेस्टर्स. ये है कंपनीज, दीज आर कंपनीज, और ये है गवर्नमेंट, ठीक है, और ये है बैंक्स. तो नॉर्मली पब्लिक या इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, हाँ, हम पैसे या तो बैंक में जमा कराते हैं या फिर हम कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करते हैं अगर वो अच्छा रिटर्न हमें देती है ना. या तो हम बैंक में पैसे जमा करा सकते हैं, लेट्स से बैंक हमें दे रहा है 10% और कंपनीज हमें दे रही है 12%, तो वी टेंड टू इन्वेस्ट मनी इन कंपनी. जो लोग सेफर साइड पर चलना चाहते हैं वो बैंक में पैसे जमा कराते हैं. लेकिन अगर गवर्नमेंट मार्केट से पैसे बोरो करना चाहती है, लेट्स उन्होंने निकाल दिया हम 12.5% पे वी कैन बोरो मनी, दैट मीन्स दे कैन टेक मनी फ्रॉम पब्लिक. तो पब्लिक और इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, दे विल नॉट इन्वेस्ट मनी इन बैंक एंड कंपनी, देन व्हाट दे विल डू, दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, क्योंकि उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है. तो पॉइंट इज़, अगर गवर्नमेंट बोरोइंग बहुत ज़्यादा करती है, अच्छा इंटरेस्ट रेट लोगों को देती है, उससे क्या होगा, उससे पब्लिक एंड इन्वेस्टर्स विल बोरो, और इससे जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा. तो प्राइवेट कंपनीज़ को और मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के बाद अब प्राइवेट कंपनी से भी एक्सपेक्ट किया जाएगा कि अपने रिटर्न 12 की जगह 14% हमें दें, बैंक इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा. तो बेसिकली एक तरह से हमारे इकोनॉमी जो है वो फॉल कर जाएगी. बिकॉज इकोनॉमी कब ग्रो करती है, जब हमारी कंट्री डेवलप होती है. तो कंट्री तो डेवलप हो ही नहीं रही, ना कोई प्राइवेट कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, इनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही है, काम नहीं ठीक से कर पा रहे, कंपनियां बंद हो रही हैं, लॉसेस में जा रही हैं, बैंक्स को पैसे नहीं आ रहे, बैंक अपने लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं क्योंकि बैंक को कम पैसे मिल रहे हैं, तो बैंक चाहते हैं हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें. सो काफ़ी सारे इशूज़ होते हैं अगर गवर्नमेंट बोरिंग बहुत ज़्यादा करे. तो ये जो सिस्टम होता है, दिस इज़ कॉल्ड क्राउडिंग आउट, कि इन दोनों को तो आउट कर दिया लीग से. अब पब्लिक एंड इन्वेस्टर्स आर पुटिंग मनी इन द गवर्नमेंट, सो दिस इज क्राउडिंग आउट. नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज इंसेंटिव्स. अब इंसेंटिव्स को यहाँ एक्सप्लेन किया, वो क्या एक्सप्लेन किया हुआ गाइस, देखो वो ये बता रहे हैं बेसिकली, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं अपने इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में. दे आर टेलिंग अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेशन. इनडायरेक्ट टैक्सेशन मतलब टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर. दे आर टॉकिंग अबाउट टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर. तो वो क्या कह रहे हैं, इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया है कि जो भी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे टैक्स, कुछ प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगाती है ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे. गवर्नमेंट का टारगेट यही होता है. एग्जाम्पल बेसिकली जैसे अल्कोहल और टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, उन पे हाई एक्साइज ड्यूटी होती है, बहुत ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी होती है. क्यों? बिकॉज वो सोशल एंड हेल्थ पॉलिसी प्रायोरिटीज़ होती है गवर्नमेंट की, है ना, ऑफकोर्स. दूसरा, जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल के प्राइसेस धीरे धीरे गवर्नमेंट बढ़ाती रहती है ना, धीरे धीरे गवर्नमेंट बढ़ाती रहती है. उसका रीज़न क्या है, गवर्नमेंट चाहती है कि पेट्रोल के प्राइसेस हम एकदम से ना बढ़ाएं, धीरे धीरे बढ़ाएं. उससे क्या होगा, जो पब्लिक है जब पता है कि पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो जैसे बहुत सारे कॉर्पोरेट जॉब्स हैं जो लोग ऑफिस जाते हैं, जैसे एक टावर है, एक टावर में 3 लोग हैं, वो सेम कंपनी में काम करते हैं, बट आज की डेट में ट्रेंड क्या है कि हर आदमी अपनी गाड़ी लेके जाता है. जब पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे तो या तो ये क्या करेंगे, तीनों कैब लेंगे, कैब नहीं लेते या तो कंपनी की कैब लेंगे, या फिर दे कैन पुट एन ऑप्शन के चलो हम शेयरिंग का ऑप्शन यूज़ करते हैं, हम एक ही कार में तीनों जाते हैं, हमारे पैसे भी बच जाएंगे और पेट्रोल भी सेव हो जाएगा. पेट्रोल भी सेव हो जाएगा, इन्वायरमेंट का भी फ़ायदा हो जाएगा, पैसे भी बच जाएंगे. तो पॉलिसीज़ to use excise duties to raise real price of petrol over time are designed to discourage the use of private cars because of the environmental effects. ठीक है, लेकिन तो बेसिकली बोला जाता है कि ये बहुत यूज़फुल होती हैं कि जो ये इंसेंटिव या जो फिस्कल पॉलिसीज़ होती हैं, लेकिन बहुत सारी इकोनॉमीज ऐसे बोलते हैं कि इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है लोगों को. कैसे? अब जैसे पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने से क्या हो रहा है, जो ट्रक्स होते हैं जो पेट्रोल पे ही चल सकते हैं, ट्रक्स तो नहीं कर सकते ना ये कि हम तीनों एक ट्रक में सामान लोड करेंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है. तो जो कमर्शियल सेक्टर है जो पूरा इस पर डिपेंडेंट है, तो उसको उसके जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे तो वो पैसे कहाँ से कंपनी रेज करेंगी, दे विल रेज फ्रॉम द पब्लिक. और उससे क्या होगा, चीज़ें कॉस्टली होंगी, क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस अगर बहुत ज़्यादा हो गए, दैट मीन्स कंपनी की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है सामान को लाने जाने की, तो कंपनी वो पैसे पब्लिक से ही लेगी. सो दैट इज़ द रीज़न कि कुछ इकोनॉमी से ये बोलते हैं कि उसका इकोनॉमी में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है जो ये ऐसी पॉलिसीज़ होती है. इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ. नेक्स्ट आता है हमारा
गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड रेगुलेशन। सो बेसिकली क्या होता है, जो नॉर्मल बिजनेसेस होते हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं, गवर्नमेंट का उसमें, सॉरी गाइस मुझे बीच में एक कॉल आ गया था, हाँ। सो पॉइंट इज़, वैसे तो जैसे जितने भी बिजनेसेस होते हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं बिजनेस की, इंडस्ट्रीज हैं, वो अपने आप काम करती है, गवर्नमेंट उनके काम में, जैसे जिस गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट इनके काम में नॉर्मली इंटरफेयर नहीं करती, बस वो मतलब इनडायरेक्ट इंटरफेयर, जैसे टैक्सेशन करना, ये सब करना, वो अलग बात है, बट इनके काम में इंटरफेयर नॉर्मली गवर्नमेंट नहीं करती। लेकिन कुछ जगहों पे गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है ताकि बिजनेस हेल्दी रहे। तो as well as general measures to impact the business operation as discussed above, government can also take more specific measures to regulate business. These measures will cover the aspect as competition policy, provision for government assistance, green policies and corporate governance guidelines. जैसे कंपटीशन पॉलिसी गाइस बेसिकली क्या होती है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल है। जैसे ये कंपनी है, ठीक है, ये एक लाइफ सेविंग कैंसर ड्रग बनाती है, और इस कंपनी को वो टेक्नोलॉजी, बेसिकली वो फार्मूला, टेक्नोलॉजी तो नहीं होती, फार्मूला मिल चुका है कि वो लाइफ सेविंग कैंसर ड्रग इन्होंने बनाई है, और यही कंपनी है, लेट्स से XYZ कंपनी, यही कंपनी है जिसको ये फार्मूला पता है और किसी को नहीं पता। तो इन्होंने क्या किया, अब इनको पता है कि भाई हमने नई चीज़ बनाई है, मार्केट में इसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा हाई है, हम इंडियन करेंसी में एक टैबलेट जो है हम वो 1000 रुपीज़ की बेचेंगे, हम तो अरब खरबपति बन जाएंगे, वी विल बाय, मतलब खूब खूब पैसा होगा हमारे पास, अंबानी अदानी सबसे ऊपर निकल जाएंगे, बहुत पैसा होगा, ठीक है। तो इस कंपनी ने ये चीज़ सोची, अच्छी बात है, अगर इतनी बड़ी मेहनत उसने करी है, नया फार्मूला बनाया है, तो इसको बेनिफिट भी मिलना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई मेरी बात सुन, ये जो तुम चीज़ बना रहे हो ना, ये लाइफ सेविंग ड्रग है, और अगर मान लो किसी को इसकी 20 टैबलेट लेनी है एक महीने के अंदर, तो 20,000 रुपये एक महीने के सिर्फ लाइफ सेविंग में, तो ये तो सारे लोग ले ही नहीं पाएंगे। तो पॉइंट इज, जिनके पास पैसा है सिर्फ वही ले सकते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो तो कर ही नहीं सकते। तो गवर्नमेंट ने इंटरवीन कर दिया कि भाई इस एक टैबलेट का प्राइस तुम 80 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं कर सकते, 80 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं कर सकते। इन्होंने बताया कि हमारी जो कॉस्टिंग वगैरह है इसकी, लेट से जो कॉस्ट है वो हमें 70 की पड़ती है, 70 की कॉस्ट पड़ती है, हम 1000 का बेचेंगे, खूब प्रॉफिट कमाएंगे। गवर्नमेंट ने बोला तुम इसको 80 से ज़्यादा का नहीं सेल करोगे, हमने साफ साफ तुम्हें बोल दिए। दिस इज़ कॉल्ड कॉम्पिटिशन पॉलिसी, दिस इज़ लाइक अ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये गवर्नमेंट ने बिज़नेस को साफ बोल दिया है कि तुम इससे ज़्यादा चीज़ नहीं बेच सकते। अब अगर तुम इससे ज़्यादा तुमने रेट लगा तो तुम्हें पेनल्टी लगेगी और तुम बेच नहीं पाओगे, हम तुम्हारा बिज़नेस का लाइसेंस ही बंद कर देंगे, तुम बिज़नेस ही नहीं कर पाओगे। तो क्या हुआ, तो अब जो कंपनी है, कंपनी के पास एक लिमिटेशन आ गई है। अब इसका पॉइंट क्या है, इसका पॉइंट यही है कि गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इंटरवेंशन कर दिया यहाँ पे, और इससे भी बिजनेस में इम्पैक्ट हुआ है। तो एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, सो जो तुम इस कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर थे, तो तुम्हें ये बात सोचनी चाहिए थी कि यार ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट इंटरफेयर करके हमारे प्राइसेस बढ़ा सकती है, हम इतने ज़्यादा प्राइसेस नहीं रखते कि हम गवर्नमेंट की नज़रों में आ जाएं। हम एक काम करते हैं, हम 110 प्राइस रखते थे, 70 का कॉस्ट है, हम 110 प्राइस रख देते हैं, गवर्नमेंट भी इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन अगर हमने इतना जानबूझ के हाई प्राइस रख दिया तो गवर्नमेंट की नज़रों में पक्का ये बात आएगी। तो दैट इज़ लाइक हाउ अ फाइनेंस मैनेजर सी ऑल द थिंग्स एंड टेक डिसीजंस। सो सबसे पहले आता है हमारा कंपटीशन पॉलिसी। तो कंपटीशन पॉलिसी क्या होता है गाइस? तो जो गाइस यहाँ पे सबसे पहले हमें बात बताई गई है, दैट इज़ अबाउट मोनोपली, कि मोनोपली होती क्या है। सो मोनोपली इज़ वेयर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक कंपनी है, उनके पास वो टेक्नोलॉजी है, वो फार्मूला है जिससे वो चीज़ बना सकते हैं और कोई और कंपनी नहीं बना सकती, और उनके पास इतने सारे फंड्स हैं कि वो दूसरी कंपनी को डोमिनेट भी कर सके। एग्जांपल मोनोपली, एक और एग्जांपल क्या होता है, जैसे मान लो ये कंपनी है, दिस इज़ कंपनी ए, दिस इज़ कंपनी बी, ये छोटी सी कंपनी है, ये है कंपनी ए। कंपनी ये बहुत बड़ी कंपनी है, लेट्स से रिलायंस। अब जैसे तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल, जो रिलायंस है, ठीक है ना, रिलायंस ने इंडिया में जियो निकाला था, एंड दैट वाज फ्री फॉर 1 ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए इट वाज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन, कोई पैसे नहीं। तो उससे क्या हुआ, लोगों को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन जो एयरटेल है, वोडाफोन है और BSNL, जो छोटे छोटे रिटेलर्स हैं जैसे BSNL वगैरह, उन सब का तो बहुत नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि वो तो फ्री में दे नहीं सकते, कंपटीशन ही हिल गया। कंपटीशन जो है, ये जियो ने जब चीज़ें फ्री में ही देनी शुरू कर दी, तो ये जो पैसे चार्ज करते थे, इनका जो मेजर काम ही ये था, वो तो बेचारे
खाली हो गए, इनके पास तो रेवेन्यू सोर्स ही नहीं बचा क्योंकि सारे कस्टमर शिफ्ट हो रहे थे जियो में। क्यों रिलायंस ऐसा कर सका? बिकॉज ही हैज़ मनी, रिलायंस के पास बहुत पैसे हैं। तो एक जियो बना के 1 साल फ्री में देके रिलायंस को कोई नुकसान नहीं हुआ, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तो मोनोपली का मतलब ये भी होता है, इट्स मोनोपली नॉट ओनली मीन्स कि अ कंपनी कि सिर्फ वही कंपनी वो चीज़ बना सकती है, कोई दूसरी कंपनी नहीं बना सकती। मोनोपली ऑल्सो मीन्स कि वेयर अ फर्म हैज़ सफिशिएंट शेयर ऑफ द मार्केट टू एनेबल इट टू रिस्ट्रिक्ट आउटपुट एंड रेज प्राइसेस, कि कोई और पर्सन भी ऐसा प्रोडक्ट ना बना सके। अगर वो मार्केट में आता भी है तो अपने प्राइसेस इतने कम कर दो, इतने ज़्यादा कम कर दो कि वो नया बंदा बेचारा सर्वाइव ही ना कर पाए। अब नया जो बंदा है जैसे BSNL है, उसकी कॉस्टिंग ही बहुत, BSNL की कॉस्टिंग ही लेट से उसको जस्ट एन एग्जांपल BSNL नहीं ABC कंपनी मानते हैं, एक प्रोडक्ट बनाने की इसकी कॉस्ट ही 100 लगती है। रिलायंस चीज़ बेच रहा है वो 80 रुपीज़ की, क्योंकि रिलायंस के पास बहुत पैसे हैं, ये बल्क में सामान परचेज करता है, खूब बल्क में, बल्क डिस्काउंट मिलता है इसको, खूब लेबर है इसके पास जिसको रेट देती है। तो रिलायंस कैन अफोर्ड 80, बट ये नई कंपनी कहाँ से करे? इसका इतना ज़्यादा रेंट है, इतना सब कुछ है, बैंक को इंटरेस्ट देना है, लोन लिया हुआ है, तो ये तो बेचारी मार्केट में टिक ही नहीं पाएगी। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोनोपली। So monopoly is where a firm has sufficient share of market to enable it to restrict output and to raise prices, कि कोई और ये काम ना कर पाए। ठीक है, अब जो मोनोपली है उसके बारे में बताया हुआ है कि मोनोपली के केस में क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं इकोनॉमी को। ठीक है, ये एक बार पढ़ लेना, दिस इज जस्ट प्लेन रीड। मोनोपली के बारे में सबको पता होगा, यहाँ पे सारी चीज़ें वही एक्सप्लेन की हुई है, कुछ भी एज सच डिफरेंट नहीं है। अब बात आती है कि अगर मोनोपली या ऐसी कोई कंपनी ऐसे काम कर रही है तो हाउ गवर्नमेंट कैन रिस्पॉन्ड इन दैट। तो गाइस यहाँ से अगर तुम पढ़ोगे, बुक में से पढ़ोगे, यू विल फाइंड इट बिट डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ नहीं आने वाली। मैं तुम्हें सिंपल क्लियर कट चीज़ें बताता हूँ। सो सबसे पहला जो ऑप्शन होता है जो गवर्नमेंट कर सकती है वो चीज़ है उस चीज़ को नेशनलाइज करना। मतलब अगर कोई भी चीज़ ऐसे मोनोपली में चल रही है उस चीज़ को ही खरीद लो, जो भी मोनोपली वाला सेक्टर है गवर्नमेंट उसको खरीद ही ले कि वो गवर्नमेंट के अंडर आ गई, उस प्राइवेट कंपनी को बंद ही कर दे। एक तो तरीका वो है कि उसको रेगुलेट कर दे और उसको नेशनलाइज कर दे, उससे क्या होगा, उसकी प्राइसिंग में फ़र्क पड़ेगा, पहला। सेकेंड, सेल्फ रेगुलाइजेशन। तो सेल्फ रेगुलाइजेशन क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जो अपनी एक देसी भाषा में बता रहे हो कमेटी बना लेते हैं कि हम मिनिमम इससे कम प्राइस चार्ज नहीं करेंगे। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जैसे ICAI है, दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, या ICAI भी छोड़ो, जैसे मैं ACCA की बात करता हूँ। अब ACCA जो बच्चे कर लेते हैं, दे नो हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, और वो करेंगे, है ना। अब तुम्हारे पास एक क्लाइंट आता है एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराने के लिए, टैक्स रिटर्न, हाउ मच यू विल चार्ज। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ भी चार्ज करो। अब तुम हो सकता है तुम इसके प्राइसिंग इतनी कम रखो कि लोग जो कहीं और से रिटर्न फाइल कराते थे वो सारे अब तुम्हारे से फाइल कराएं, है ना। उससे क्या होगा, तुम कंपटीशन ख़त्म कर रहे हो, यू आर रिड्यूसिंग द कंपटीशन। तो होता क्या है कि ऐसे केस में एक एसोसिएशन बन जाती है, इनकी कमेटी बन जाती है कि भाई मिनिमम प्राइस जो एक रिटर्न का होगा हम वो चार्ज करेंगे। लेट्स से अगर मैं डॉलर की बात करूँ, $50 कि मिनिमम $50 हम चार्ज करेंगे पर रिटर्न। ठीक है, इससे नीचे कोई चार्ज नहीं करेगा, इससे ऊपर कोई चार्ज अगर करना चाहता है वो कर ले, जो भी एडिशनल क्वालिटी देनी है, एडिशनल चीज़ें देनी है, वो मेल्स वगैरह, वो सब कुछ अलग बात है, लेकिन इससे नीचे कोई भी प्राइस एक इनकम टैक्स रिटर्न का चार्ज नहीं करेगा। दैट इज़ लाइक अ एसोसिएशन। तो वो होता है हमारा सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, उसके बाद हमने जैसे लीगल रेगुलेशन था वो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, इसका कुछ खास ऐसा नहीं है करने वाला। देन गाइस इसको रीड कर लेना, जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड, कुछ ऐसा इसमें खास नहीं है, जो मैंने बताया सब कुछ वही है, नॉट एज सच। आगे चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सिंपल है, तुम चाहो तो खुद भी पढ़ सकते हो। एक बार मैं पढ़ ही लेता हूँ इसको, कुछ खास इसमें नहीं है। द पॉलिटिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, जस्ट की चेंज, लेट मी चेंज द कलर। हाँ, सो नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट असिस्टेंस। तो गवर्नमेंट असिस्टेंस कैसे हेल्प कर सकती है यहाँ पे। सो द पॉलिटिकल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव could pursue through official aid intervention such as grants and subsidies। तो गवर्नमेंट बहुत सारे बिजनेसेस को ग्रांट्स एंड सब्सिडीज़ भी दे सकती है कि हम आपको ग्रांट एंड सब्सिडी दे रहे हैं कोई भी बिज़नेस करने के लिए। जैसे मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो सोलर प्लांट का जैसे काम है, आई एम मेकिंग अ सोलर प्लांट। सोलर प्लांट बेसिकली क्या होता है, जो सन की रेस को, सन की हीट को एब्जॉर्ब करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सोलर प्लांट। तो अगर मैं सोलर प्लांट बना रहा हूँ, इट इज़ वेरी गुड फॉर इन्वायरमेंट के लिए वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होगी जो नॉर्मल बनती है कोल से। ठीक है ना, तो
दैट इज़ गवर्नमेंट उसमें हमें सब्सिडी दे सकते हैं। जैसे आजकल गवर्नमेंट सब्सिडीज़ कहाँ पे दे रही है आपको, इफ़ यू आर मेकिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स स्पेशली इन इंडिया, तो वहाँ पे गवर्नमेंट इज़ गिविंग लॉट ऑफ ग्रांट्स एंड सब्सिडीज़। तो वो चीज़ गवर्नमेंट दे सकती है, उससे भी हमारे बिजनेसेस की फाइनेंशियल प्लानिंग में इम्पैक्ट पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल बूस्ट एंटरप्राइज, इससे क्या फ़ायदा होगा, एंटरप्राइज बूस्ट होगी, इट विल एनकरेज इनोवेशन के गवर्नमेंट और नए आइडियाज़ को बोल सकते हैं कि आप नया आइडिया अगर आप लाए हो तो आप वो आइडिया से काम करो, हम आप पे पैसे लगाएंगे, हम आपको सब्सिडी देंगे, ठीक है। स्पीड अर्बन रिन्यूअल के जो रूरल एरियाज़ हैं वो अर्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं जल्दी। रिवाइव फ्लैगिंग इंडस्ट्रीज़ जो कंपनी बंद हो रही हैं, जैसे खादी इंडस्ट्रीज़ या जो पुरानी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी वैल्यू आजकल बढ़ रही है, हैंडलूम वगैरह की, तो गवर्नमेंट उसमें भी सब्सिडीज़ दे रही है, ठीक है। ट्रेन लेबर फोर्स, स्पॉन्सर इंपॉर्टेंट रिसर्च, गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी कोई इंपॉर्टेंट रिसर्च है आपकी, अगर ये इंडिया को फ़ायदा करेगी तो इस रिसर्च का खर्चा हम करेंगे, आपको खर्चा नहीं करना, like these. So these are like government assistance that government can give to a business. Next आता है green policies. अब green policies क्या होता है, green is देख के ही green का मतलब क्या लग रहा है कि it is like for environment. So when a firm appraises a project, it may rationally only include those costs it will incur itself. However, for the good of the society, external costs such as damage to wildlife needs to be taken into account. This has led to green legislation and punitive taxation on damaging practices. तो गाइस एक काम करते हैं, इसके आगे का है वो तुम एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एक सिंपल प्लेन रीडिंग से तुम्हें सारा समझ आ जाएगा। इसमें कोई एसेस टेक्निकल या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे तुम्हें समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। एक बार पढ़ लेना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सबने पढ़ा हुआ है क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद ऑडिट कमेटी वगैरह, अब ऑडिट कमेटी का इसमें क्या रोल है, कुछ खास नहीं है, पढ़ोगे समझ आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। तो इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज करते हैं एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट विद दी नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।